नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है दोस्तों। आज अपन लेकर के आया हूं तीसरा पार्ट आपके सामने। कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 3 है दोस्तों, और सेकंड चैप्टर चल रहा है राजा, किसान और नगर चल रहा है। ठीक है ना, राजा, किसान और नगर चल रहा है। ओके, यस। तो शुरू करेंगे अपन क्लास। थर्ड पार्ट होगा, इसका ध्यान रखना। राजा, किसान और नगर के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, यस। अब देखिएगा, राजाओं की जो भूमिदान और नए सम्राट जो ग्रामीण हैं उसके बारे में कैसे थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ईस्वी के आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। किसके प्रमाण मिलते हैं दोस्तों? भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कईयों का उल्लेख अभिलेखों पे मिलता है, जिसमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे। किस पे लिखे गए थे? पत्थरों पर लिखे गए थे। लेकिन अधिकांश ताम्र है ना, पत्थरों पर खुदे हुए थे, ताम्र पत्थरों पर खुदे हुए थे, लेकिन कुछ पत्थरों पर भी मिलते हैं। जिन्हें संभवतः उन ग्रामीण को प्रमाण रूप दिया जाता था जो भूमिदान लेते थे। भूमिदान के जो प्रमाण मिलने वो साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। यानी धार्मिक कोई स्थान है या कोई ब्राह्मण है, उनको भूमि दान देते थे, भूमि दान देते थे। ठीक है ना। अभी बहुत समय पहले गांव में लोग, जैसे कोई गौशाला है, कोई धर्मशाला बन रही है, कोई स्कूल बन रहा है, तो अपनी भूमि को दान कर देते हैं। वैसे ही परंपरा इस काल में रही थी दोस्तों। अधिकांश अभिलेख संस्कृत भाषा में हैं, विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेख कुछ अंश संस्कृत में हैं, कुछ तमिल और तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में भी इसके उल्लेख मिलते हैं दोस्तों। एक बात को ध्यान से सुनो, हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। ठीक है ना। कौन सी? हर्षचरित। ये संस्कृत में लिखी गई है। हर्षचरित में किसकी जानकारी मिलती है? ध्यान रखना, कन्नौज का शासक था। कन्नौज का शासक था, कौन था? हर्षवर्धन की जीवनी है। ये याद रखना कि हर्षचरित में है से हर्ष, है से हर्षवर्धन और है से हर्षचरित, चरित्र। ठीक है ना, और हर्ष से हर्ष हो गया। ठीक है ना। तो यह उस ग्रंथ का एक अंश है। इसमें विविध क्षेत्र के जंगल के किनारे एक बस्ती के जीवन का अति विरल चित्रण किया गया है। ये बस्ती के बारे में बताया गया है। लेकिन प्रभावशाली गुप्त आरंभिक यानी शुरुआती भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय रहा है दोस्तों। ये गुप्त काल का, ठीक है ना, सबसे प्रभावी शासक रहा है, महत्वपूर्ण शासक रहा है, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय रहा है दोस्तों। और चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी तक अपना शासन किया था। ठीक है ना। ओके, ये प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या थी? पुत्री थी। उसका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं की भूमि जैसे संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था। लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी। प्रभावती किसकी पुत्री है? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है। लेकिन पहले महिलाओं को क्या है, जमीन वगैरह में भाग नहीं दिया जाता था। लेकिन ऐसा उल्लेख मिलता है अभिलेख से, जो प्रभावती है ना, ये उनका वर्णन मिलता है कि ये भूमि की क्या थी? स्वामी थी भूमि। ठीक है। और उसने दान भी किया था। इसका एक कारण यह हो सकता है क्योंकि यह एक रानी थी और इसलिए उनका उदाहरण एक बिरला हो रहा है, यह भी संभव है। इसका यह भी हो सकता है कि प्रभावती एक रानी थी, इसकी वजह से यह भूमि की स्वामी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आम जो महिलाएं थी ना, आम जो नागरिक महिलाएं थी, उनके पास कोई भी भूमि का स्थायित्व नहीं होता था। आजकल भी अपने गांव में आप देखते होंगे कि लड़की की शादी हो जाती है तो लड़की तो ससुराल चली जाती है, और पिताजी की जो संपत्ति होती है ना, वो पिताजी के जो लड़के होते हैं, 2 3 4 भाई होते हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लड़की को नहीं देते हैं। ये परंपरा उसी काल से चली आ रही है। ठीक है ना। हाँ, अभिलेखों से हमें ग्रामीण प्रजा का पता चलता है। इसमें ब्राह्मण, किसान, अन्य सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। ध्यान रखना, सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और संभवतः अपने भुगतान ही देने पड़ते थे। इस प्रकार भूमिदान अभिलेख देश के कई हिस्सों से प्राप्त हुए थे। क्षेत्रों में दान दी गई भूमि में माप में अंतर, कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़े तो कहीं कहीं बड़े क्षेत्र दान में दिए गए हैं। भूमि कहीं थोड़ी भूमि दान दी गई, कहीं बड़ी ज्यादा भूमि दान दी गई। लेकिन इससे निष्कर्ष निकलता है कि भूमि पहले दान में दी जाती थी।
ठीक है ना। और अर्थात राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा था। जिसको भूमि दी जाती है दान, वो ही उस भूमि का क्या हो जाता है, स्वामी हो जाता है, उस भूमि का राजा हो जाता है। प्रभावती गुप्त और दंगुन गांव, इसको देखिएगा। प्रभावती गुप्त अपने अभिलेख में यह कहा, प्रभावती ग्राम कुटुम्बनो, गांव के गृहस्थ और कृषक, कुटुंब परिवार होता है, गांव के परिवार, गांव के गृहस्थ लोग और कृषक, ब्राह्मणों और दगुन गांव के अन्य वासियों को आदेश देती है। आपको ज्ञात होगा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी, यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी बारस को धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए इस ग्राम को जल अर्पण के साथ आचार्य चन्नाल स्वामी को दान किया गया है। आपके इनके सभी आदेशों का पालन करना चाहिए। ये आदेश निकालते थे और इस आदेश को सुनकर के सभी गांव के लोग है ना उस आदेश की पालना करते थे और जैसा वो बोलते थे वैसा ही उनकी आज्ञाओं का पालन होता था। एक अग्रहार के लिए उपयुक्त निम्नलिखित रियासतों को निर्देश भी देती हूँ। इस गांव में पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। दौरे पर आने वाले सभी शासकीय अधिकारियों को यह गांव घास देने आसन में प्रयुक्त होने वाली जानवरों की खाल और कोयला देने के दायित्व में मुक्त हैं। साथ ही वे मदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई कार्य करने के राष्ट्रीय अधिकार का कार्यान्वित किए जाने से मुक्त हैं। इस गांव को खनिज पदार्थ और खाद्य वृक्ष के उत्पाद देने में भी छूट है। फूल और दूध देने से भी छूट है। इस गांव का दान इसके भीतर की संपत्ति और बड़े बड़े छोटे सभी करों सहित किया गया है। कोई भी दान भूमि जब दान दी जाती थी तो ये आदेश निकाला जाता था और इसी आदेशों की पालना गांव के नागरिकों को दोस्तों करनी पड़ती थी। ठीक है ना। हाँ, भूमिदान के प्रचलन में सुनो, भूमिदान के प्रचलन में राज्य तथा किसानों के बीच संबंधी की झांकी मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसे कि पशुपालक है, संग्राहक है, शिकारी है, मछुआरे हैं, शिल्पकार, इनके ऊपर इनका अधिकार नहीं था। लगभग एक ही स्थान पर रहने वाले लोग थे ये और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग सामान्यतः ऐसे लोग अपने जीवन को आदान प्रदान का विवरण नहीं रख पाते थे। अब उनका नगर कैसे रहा है और नगरों के लोगों का व्यापार कैसा रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। पाटलिपुत्र का इतिहास देखिए। ये पाटलिपुत्र है ना, ये मगध महाजनपद था और मगध की ये क्या थी, राजधानी थी पाटलिपुत्र। पहले राजगृह बनाई गई थी, राजगृह के बाद में किसको बनाया गया था, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। दोस्तों ध्यान रखना है, प्रत्येक नगर का अपना इतिहास था। उदाहरण के तौर पर पाटलिपुत्र का विकास पाटलीग्राम नाम के गांव से हुआ था। फिर 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगाह से हटाकर इसे बस्ती में लाने का निर्णय किया गया है। इसका नाम बदल दिया है, पाटलीग्राम से पाटलिपुत्र हो गया। 4वीं शताब्दी ईस्वी तक आते आते यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक महानगर बन गया है दोस्तों। ठीक है ना। तो पाटलिपुत्र को याद रखना, मगध की राजधानी है। कौन सा यहाँ पर शासक थे और किस राजधानी को बदल के राजगृह राजधानी को बदल करके पाटलीगृह बनाया गया है, यानी पाटलिपुत्र बनाया गया है। ओके, इसको याद रखना है। अब इसमें व्यापार देखिएगा, व्यापार कैसे होता था। पाटलिपुत्र के कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे। उज्जैनी जैसे अन्य नगर भूतल मार्गों के किनारे थे। इसके अलावा पुहार जैसे नगर समुद्र तट पर थे जहां से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए। मथुरा जैसे अनेक शहर व्यावसायिक संस्कृतियां इसके अंदर जीवित हो गई, ढल गई है। अब इसके नगरीय जनसंख्या संभ्रांत वर्ग, संभ्रांत एक जैसे काम करने वाले होते हैं, संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार। दोस्तों कौन है, शिल्पकार। हमने पढ़ा है कि देखो, हमने पढ़ा है कि शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। राजा है वो किलों में तो रहेगा, एक अलग से उसका दुर्ग होगा। यद्यपि इनमें से अधिकांश स्थल और व्यापार रूप से खुदाई करना संभव नहीं था, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं जैसे हड़प्पा शहरों से भिन्न है, लेकिन फिर भी यहाँ से विभिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इसमें उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियां मिली है जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है। इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता था। उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है कौन सी, इन थालियों को और कटोरों को कहा जाता है। ठीक है, जिनके ऊपर चमकदार कलई चढ़ी है। संभवतः इनका उपयोग अमीर लोग किया करते थे।
जिनके ऊपर कलई चढ़ी है, जो स्पेशल से बर्तन होते हैं अलग से जो ज्यादा चमकते हैं, उनका प्रयोग स्पेशल कौन करते थे? अमीर लोग इनका प्रयोग करते थे। साथ ही सोने, चांदी, कांसे, तांबे, हाथी दांत, शीशे, तरह तरह के पदार्थों के बने भी गहने होते थे, उपकरण होते थे, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की ईंटें भी, हम मिट्टी की जो ईंटें भी यहाँ मिली है दोस्तों। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में आते आते हम कई नगरों से छोटे दानात्मक अभिलेख प्राप्त होते हैं। इनमें दाता के नाम के साथ साथ प्राय उसके व्यवसाय का भी उल्लेख मिलता है। इन नगरों में रहने वाले धोबियों का भी यहाँ उल्लेख मिलता है दोस्तों। यह एक प्रतिमा की भेंट है, यह मथुरा से मिली एक मूर्ति का भाग है, ठीक है ना, मथुरा में मिली यह मूर्ति। ये देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण राज्य और नगर, कुछ महत्वपूर्ण राज्य और नगर। अब वो 16 महाजनपदों का नाम लिखने की जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि यहां वो आ जाते हैं, राज्य और शहर। ये रहा आपके पाटलिपुत्र, ये ठीक है ना, हाँ ये पाटलिपुत्र है, ओके, जो कि मगध की क्या थी? राजधानी थी। मगध की क्या थी? राजधानी के रूप में जाना जाता था इसको, ओके। इसके अंतर्गत धोबी के बाद में यदि हम पढ़े, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, सवर्णकार, सोने का काम करने वाला सवर्णकार, लोहेकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी, राजाओं के बारे में विवरण लिखे जाते हैं। कभी कभी उत्पादों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें श्रेणी कहा जाता है। ये श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदना, उसके बाद सामान तैयार कर बाजारों में बेच देती थी। यह संभव है कि शिल्पकारों ने नगरों में रहने वाले सम्राट लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लोहे उपकरणों का प्रयोग किया। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार है, ये उपमहाद्वीप और उसके बाहर से लोग व्यापार कैसे करते थे? ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का मानो जाल बिछ गया था, कई दिशाओं में फैल गया था। मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भूमार्ग थे और लोग समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से दोस्तों आपस में व्यापार करते थे, बंदरगाहों के माध्यम से, समुद्री मार्गों से, ठीक है ना। और ये पूरे एशिया महाद्वीप में लगभग व्यापार का एक जाल सा फैल गया था। जल मार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक फैल गया था और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। कहने का मतलब है लोग व्यापारों के लिए अद्र महाद्वीप में भी व्यापार करने लग गए दोस्तों। और व्यापार में मेन मुख्य बातें क्या थी? इसमें नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उसे निर्मित उत्पाद, जैसे उसमें पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे दोस्तों। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों और कपड़ों की जड़ी बूटियों की भारी मांग थी, तो इनमें वहां पर आवागमन होता था, आदान प्रदान होता था वस्तुओं का। मालाबार तट, ये मालाबार तट कहाँ है? ये वर्तमान में केरल के अंतर्गत है दोस्तों। कहाँ है? ये केरल के अंतर्गत है, ओके। यह एक यूनानी समुद्र यात्री द्वारा रचित पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रीन सी का एक अंश है। एक यूनानी समुद्र यात्री था, उसके द्वारा लिखा गया। उसमें पढ़ते हैं हम क्या है? भारी मात्रा में काली मिर्च और दाल चीनी खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में भी विदेशी व्यापार जहाज भेजते थे। ये बाहर, ठीक है ना, जहाज भेजते। एक तो यहाँ भारी मात्रा में सिक्कों, पुखराज, सुरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, ठीक है ना, तांबे, टिन और शीशों का आयात किया जाता था। इन बाजारों के आसपास भारी मात्रा में उत्पन्न काली मिर्च का निर्यात भी किया जाता था दोस्तों। तो काली मिर्चों का, ठीक है ना, शीशे धातु हो गए, शीशे, तांबे, टिन, इनका भी आयात होता था, ठीक है ना। सिक्के और राजा, सिक्काओं के साथ राजा का संबंध क्या है? व्यापार के लिए सिक्कों के प्रचलन विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया था। चांदी और तांबे के आहत सिक्के सबसे पहले ढाले गए थे, प्रयोग में आए। पूरे महाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके इन्हें वाणिज्यिक प्रयोग का संभावित क्षेत्रों का पता लगाया है दोस्तों। पहले तो व्यापार तो सोना चांदी अदला बदली होती थी, अब सिक्कों से भी व्यापार होने लग गया। यानी माल के बदले अब क्या लेने लगे लोग? पैसे लेने लगे। आहत सिक्कों पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई है। तो पता चलता है कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था।
इन सिक्कों को किसने जारी किया था? राजाओं ने जारी किया था दोस्तों। यह भी संभव है कि व्यापारियों, धनपतियों, नागरिकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे दोस्तों। किसने जारी किए थे? हिंद यूनानी शासकों ने इन सिक्कों को जारी किया था। लेकिन हालांकि सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। ध्यान रखना, प्रथम शताब्दी में सोने के सिक्के प्रथम शताब्दी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। ठीक है ना। इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राट था ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान थे। उत्तर और मध्य भारत के कई पुरास्थलों पर ऐसे सिक्के मिले हैं, सोने के सिक्के मिले हैं जिसमें व्यापक प्रयोग संकेत मिलता है। बहुमूल्य वस्तुएं, भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता है। इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिलते हैं, जिनसे यह स्पष्ट है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा हुआ था, व्यापारिक सीमाओं से एक जकड़ा हुआ था। पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समुद्री यात्रा है, और एरिथ्रियन यूनानी भाषा में लाल सागर को कहते हैं। पेरिप्लस जो शब्द है ना, ये पेरिप्लस शब्द है यूनानी भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ समुद्री यात्रा है। पेरिप्लस का मतलब क्या होता है? समुद्री यात्रा, समुद्र से यात्रा करना, समुद्री यात्रा। और ये एरिथ्रियन है, इसका यूनानी भाषा में लाल सागर होता है। ठीक है ना। तो पेरिप्लस और एरिथ्रियन, इसका अर्थ भी याद रखना है आपको। चले आगे। हाँ, मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है। इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि आदि उनकी धातुओं को विश्लेषण है। दोस्तों, आहत सिक्का आपके सामने है। ये एक आहत सिक्के का चित्र है। ठीक है ना। कौन सा सिक्का है? आहत सिक्का, याद रखना है। ठीक है ना। हाँ, आहत का मतलब इसके नीचे लिख रखा है। आहत शब्द से स्पष्ट है कि इन सिक्कों को, प्रतीकों को आहत कर, इनके ऊपर चिन्ह बना करके, इनको आहत करके, इन पर चिन्हों को प्रकाशित कर करके ये बनाया गया था। ठीक है ना। हाँ, पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों को योद्धे, कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए थे। पुराविदों को योद्धे शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं, जिनसे योद्धाओं के व्यापार में रुचि और सहभागिता परिलक्षित होती है। सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए थे। ठीक है ना। इनके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। सिक्कों में सबसे उपयुक्त सिक्का सोने का सिक्का था। ध्यान रखना, इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों में व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, जिससे शासकों को भी लाभ होता था। ठीक है ना। और एक योद्धे सिक्का यहाँ है, ये योद्धे सिक्का है दोस्तों, और ये आहत सिक्का है। दोनों में अंतर देखिएगा क्या है। छठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए थे। कौन सी शताब्दी से? छठी शताब्दी से। उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गए थे। इतिहासकारों में इसे लेकर मतभेद है कि कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, इसलिए सिक्कों में भी कमी आ गई है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में संपन्नता पर असर पड़ा जिन्हें दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था। अन्य का कहना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा था। उनका यह भी कहना है कि यद्यपि इस काल में सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों के सिक्कों का भी उल्लेख आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना। हाँ, ये देखिएगा, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में योद्धे सिक्के, तो ये योद्धे सिक्का है नीचे वाला, ये पंजाब और हरियाणा में इनकी संख्या ज्यादा मिल रही है। ठीक है ना। हाँ, ये तांबा का सिक्का होता था, योद्धे सिक्का किसका होता था? ये तांबा का होता था। ध्यान रखिएगा। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता देखिएगा। ये गुप्त काल का सिक्का है। हाँ, अभी तक हम अन्य बातों के अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इतिहासकारों ने यह कैसे ज्ञात किया हुआ कि अभिलेखों पर क्या लिखा है, क्योंकि उनकी लिपि समझ में नहीं आती थी। ये गुप्त काल का सिक्का है। ध्यान से देखो दोनों। ठीक है। हाँ, व्यापार विनिमय,
विनिमय का मतलब क्या होता है? वस्तु के बदले वस्तु लेना, वो विनिमय होता है। और फिर क्या होगा, वस्तु के बदले वस्तु को हटा करके फिर उसमें सिक्के देने शुरू हो गए कि भाई अपना समाज। जैसे आजकल विनिमय नहीं होता, आजकल अपन पैसे देते हैं, वस्तु लेके आते हैं बाजार से। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि एक चीज आपके पास है तो दूसरी चीज दूसरे के पास है, तो आप उस चीजों का अदला बदली कर लेते थे, वो विनिमय कहलाता था। ठीक है ना? हाँ, जैसे मान लो आपके पास बाजरा है और मेरे पास चने हैं। अभी बाजरा और चना, इनके रेट में तो फर्क है, लेकिन आप मेरे को बाजरा ज्यादा दे दोगे, मैं आपको चने कम दे दूंगा, उसके हिसाब से थोड़ा वो विनिमय करते थे। यानी वस्तु के बदले वस्तु, वो क्या कहलाता था? वो विनिमय कहलाता था। क्या कहलाता था? वो विनिमय कहलाता। ठीक है, कोई समस्या किसी भी प्रकार की नहीं है। ब्राह्मी लिपि का, ये देखो अभिलेख लिखा गया है दोस्तों, ये अशोक का अभिलेख है। देखो इसमें लिपि का पता नहीं चल रहा है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये ब्राह्मी लिपि में लिखा था और ख्रोष्टी लिपि में भी लिखा गया है। ठीक है ना? ब्राह्मी लिपि का अध्ययन कैसे करते हैं? देखो आज की लिपि, आज ये आप लिखते हो, उस समय का ये लिपि देखो, दोनों में अंतर देखिएगा। आजकल आप कै इस प्रकार लिखते हो, तो अशोक के अभिलेख में कै इस प्रकार लिखा गया है। आप चाहे हिंदी में, यहाँ इंग्लिश में डी के जैसा चाहे है, तो ये लिपि है, ये कुछ एक पढ़ी गई, कुछ नहीं पढ़ी गई है। ठीक है ना? हाँ, आजकल अपन पढ़ते हैं ना, ये अपनी कौन सी लिपि है? ये अपनी तो देवनागरी लिपि है, देवनागरी, ये देवनागरी लिपि है अपनी तो। और ये लिपि कौन सी है? ये ब्राह्मी लिपि है दोस्तों, ये ब्राह्मी लिपि है, ये ब्राह्मी लिपि है जो इस प्रकार से लिखे है। ठीक है ना? अब ब्राह्मी लिपि का अध्ययन कैसे होता है? देखो, आधुनिक भारतीय भाषा में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया था। ब्राह्मी लिपि का सर्वाधिक प्रयोग कहां किया गया था? अशोक के अभिलेखों में किया गया। ध्यान रखना, 18वीं सदी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन किया और उनके अक्षरों को प्राचीन अक्षरों के नमूने से तुलना शुरू की गई। ठीक ना? हाँ, पांडुलिपि हस्तलिखित होती है, हस्तलिखित जो बातें होती है उसको पांडुलिपि कहते हैं। ध्यान रखना, हस्तलिखित। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया था कि ये संस्कृत में लिखे गए हैं। कई लोग सोचे कि भाई ये तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, फिर भी नहीं पता चला, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृतिक भाषा में थे। ये ज्यादातर अधिकतर प्राकृत भाषा में थे। फिर कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अर्थक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 में सबसे पहले अर्थ निकाल लिया था। तो कहने का मतलब है, अशोक का जो अभिलेख था, ब्राह्मी लिपि था, उसको सबसे पहले किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। दोस्तों ये याद रखना, जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाले कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। कब? 1838 ईस्वी में उन अभिलेखों को पढ़ा और पता चला कि इन अभिलेखों में क्या लिखा गया था। क्या लिखा गया ये पता कब चला? 1838 में। तो उनका अध्ययन, अब ब्राह्मी लिपि का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप याद रखना, प्रश्न पुटअप हो सकता है। ठीक है। अब ब्राह्मी लिपि के बाद में है दोस्तों ख्रोष्टी लिपि। ख्रोष्टी लिपि पश्चिमोत्तर के अभिलेखों से प्रयुक्त ख्रोष्टी लिपि के पढ़े जाने की कहानी अलग है। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं द्वारा बनाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई है। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और ख्रोष्टी में लिखे गए थे। राजाओं के नाम यूनानी भाषा और वो ख्रोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में अपोलोडोट्स का नाम लिखने में एक ही प्रतीक मान लीजिए, अपोलोडोट्स का नाम लिखने में एक ही प्रतीक मान लीजिए अप्रयुक्त किया गया है। चूंकि प्रिंसेप ने ख्रोष्टी लिपि में अभिलेखों की भाषा का भी अध्ययन किया है, भाषा की पहचान प्राकृतिक के रूप में किए, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया है। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य, भाई अभिलेखों में लिखा क्या गया है ये अब हमें पढ़ने को पता चल गया है, ये जानकारी मिल गई है।
जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ठीक है ना। हाँ, इतिहासकारों एवं अभिलेख शास्त्रियों के काम करने के तरीके का पता लगाने के लिए आइए अशोक के 2 अभिलेखों को ध्यान से पढ़ते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें शासक अशोक का नाम नहीं लिखा है, अभिलेख में जो शासक है ना उसका नाम अशोक नहीं लिखा गया। अब आपको गुरु जी इसमें नाम अशोक नहीं लिखा गया है तो फिर आपको कैसे पता चला कि ये अभिलेख अशोक का है? यहाँ पर अशोक की जो उपाधि थी ना, प्रियदर्शी या प्रियदर्शी जो नाम होता है, ये उपाधि मिली है, ध्यान रखना। इसमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया। अभिलेख है वहां पर अशोक नाम नहीं मिला, वहां पर क्या मिला? देवा नाम प्रिय, देवा नाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय और या देवताओं के समान मुख, प्रियदर्शी यानी देखने में सुंदर। अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है जिसमें उनकी उपाधियां भी लिखी है। ठीक है ना। कुछ अभिलेख ऐसे हैं जिनमें अशोक नाम मिलता है और अशोक के आगे प्रियदर्शी भी नाम मिलता है, लेकिन कुछ अभिलेखों में ओनली प्रियदर्शी मिलता है। तो इससे अंदाजा लगा सकता है कि अशोक और प्रियदर्शी संभवतः एक ही व्यक्ति के नाम थे। अशोक और प्रियदर्शी संभवतः एक ही व्यक्ति के नाम थे। ठीक है ना। इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया कि उनके विषय, शैली, भाषा और पुरालिपि विज्ञान सब में समानता है। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया था। उनमें लिखने का तरीका है, लिपि है, वो एक जैसी है और उपाधि भी एक जैसी मिल रही है, तो मतलब ये एक ही राजा का नाम हो सकता है। ये उस इतिहासकारों ने उसका अंदाजा लगाया और इसके हिसाब से उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की। दोस्तों, आपने यह भी देखा होगा कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि उनसे पहले के शासकों ने रिपोर्ट एकमात्र एकत्र करने की व्यवस्था नहीं की थी। यदि अशोक से पहले के उपमहाद्वीपीय इतिहास पर विचार करें तो क्या आपको लगता है कि अशोक का यह वक्तव्य सही है? इतिहासकारों को बार बार अभिलेखों में लिखे कथनों का परीक्षण करना पड़ता है ताकि यह पता चल सके कि उनमें लिखा क्या है, वह सत्य है, संभव है, फिर भी अतिशयोक्तिपूर्ण है। यानी अतिशयोक्ति मतलब एक स्वाभाविक बातें हैं। ओके, क्या आपने ध्यान दिया कि कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे होते हैं? अभिलेख शास्त्र प्राय वाक्यों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ऐसा किया जाता था। मान लो भी कोई नाम है, कई नाम क्या होते हैं? ब्रैकेट में होते हैं। जैसे नाम है भिन्न, अब आपको भिन्न का अर्थ नहीं पता तो ब्रैकेट में अलग नाम लिखा होता है, अलग, तो इसका मतलब भिन्न और अलग एक ही बात है। ठीक है, बड़े बड़े ध्यान से करना पड़ता है जिससे कि लेखक का मूल अर्थ बदल न जाए। इतिहासकारों को और भी परीक्षण करने पड़ते हैं। यदि राजा के आदेश यातायात मार्गों के किनारे और नगरों के पास प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण थे तो क्या वहां से आने जाने वाले लोग उन्हें पढ़ने के लिए उस स्थान से रुकते थे? अधिकांश लोग प्राय पढ़े लिखे नहीं थे। अब लोग भी अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, वो कैसे पता करे भाई? तो देखो, हिंद यूनान शासक मनेंद्र का एक सिक्का है, ये मनेंद्र का सिक्का है, अग्र भाग और पश्च भाग है। ठीक है ना। हाँ, और वो अभिलेखों को पढ़े कैसे? लोग भी अनपढ़ थे साथ में। पाटलिपुत्र में प्रयुक्त प्राकृतिक महाद्वीप उपमहाद्वीप में सभी स्थानों पर लोग समझते थे। क्या राजा के आदर्शों की पालना की जाए? इन प्रश्नों का उत्तर पाना सदैव आसान नहीं था कि राजा की बात माने नहीं, लेकिन अधिकतर राजाओं की बात को ही माना जाता था। इनमें से कुछ समस्याओं के प्रमाण हमें अशोक के अभिलेख में मिलते हैं जिसकी व्याख्या प्राय अशोक के वेदना के प्रतिबिंब, ये अशोक की वेदना है, इसके अंदर की गई है। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यदि हम अभिलेख के शाब्दिक अर्थ पर समझने का प्रयास करते हैं, देखिएगा इसमें क्या लिखा गया है। जब देवानाम प्रियदर्शी ने अपने शासन के 8 वर्ष पूरे किए, क्या 8 वर्ष, तो उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग का युद्ध आधुनिक उड़ीसा में है। 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया, 1 लाख मारे गए और इसमें भी ज्यादा की मृत्यु हो गई। इससे क्या हो गया? कलिंग के युद्ध को देखते ही अशोक का हृदय कलंकित हो उठा और देख वो द्रवित हो गया कि मैं आज के बाद कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्योंकि इतने लोग वहां पर मारे गए, घायल हो गए हैं। कलिंग पर शासन स्थापित करने के बाद देवानाम प्रिय धम्म के गहन का अध्ययन किया और धम्म के स्नेह और धम्म के उपदेश में डूब गए। अब धम्म क्या है? धम्म उपदेश, धम्म के गहन अध्ययन किया, मतलब लोगों को अच्छाई के मार्ग चलने के लिए लोगों से प्यार किया, लोगों से प्रेम किया, ये धम्म के अंतर्गत आता है। अच्छाई, अच्छी अच्छी बातें। ठीक है ना। यही देवानाम प्रिय के लिए कलिंग की विजय का पश्चाताप है
और उन्हें पश्चाताप की भी किया कि मैंने कलिंग का युद्ध करके अच्छा नहीं किया, कितने लोग मारे गए हैं, बेकसूर महिलाओं का सुहाग उजड़ गया है, किसी का हाथ कट गया है, किसी का पैर कट गया है, तो उन्हें पश्चाताप भी किया। देवानाम प्रिय के लिए यह बहुत वेदनादायी और निंदनीय है कि जब कोई किसी राजा पर विजय प्राप्त करता तो पराजित राज्य का हनन होता है, वहां लोग मारे जाते हैं, निष्कासित किए जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये अशोक को क्या हुआ, एक पश्चाताप हुआ जिससे अपनी पूरी की पूरी भावनाओं को दोस्तों वो बदल देते हैं। अभिलेख साक्ष्य की सीमा। अब आपको यह पता चल गया होगा कि अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की भी सीमा होती है, कभी कभी इसकी तकनीकी सीमा होती है। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है, उत्कीर्ण मतलब उल्लेखित किया जाता है, ठीक है ना, जिन्हें पढ़ पाना भी मुश्किल होता है। साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं और उनके अक्षर लुप्त भी हो जाते हैं। जैसे मान लो अभिलेख बनाया गया, ये काफी साल पुराना अभिलेख हो गया, तो दोस्तों इसके अक्षर मिट जाएंगे या अक्षर थोड़े से छुट मटमेले से हो जाते हैं, तो पूर्णतः पढ़ नहीं पाते हैं। अब वो क्या बातें लिखी है वो पता नहीं चलता। जैसे मान लो और आपके पास कॉपी का पेज है, कुछ बातें लिखी गई है और वो मान लो पैंट की जेब में रह गया और घर पे मम्मी ने उस कपड़े की धुलाई कर दी, अब वो पैंट में जो पेज रह गया था वो गीला हो गया, अब उसको सुखा करके देखोगे तो उसमें कुछ परिवर्तित रूप आ जाएगा, अब उसको पूर्णतः पढ़ नहीं पाओगे। वैसा ही कुछ अभिलेखों के साथ भी होता था, है ना। इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में मैं पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। यदि आप अभिलेख के शोध पत्रों को पढ़ें तो आप पाएंगे कि विद्वान इनके पढ़ने की वैकल्पिक विधियों पर चर्चा करते हैं। यदि कई हजार अभिलेखों प्राप्त हैं, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सकते हैं, प्रकाशित किए गए हैं, उनके अनुवाद किए गए हैं। ध्यान रखना, अभिलेखों जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बनते हैं, इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध है वह समग्र कुल अभिलेखों के अंश मात्र हैं, ठीक है ना। जो आज अभिलेख पढ़े गए हैं वो हो सकता है आने वाले काल में उनको भी न पढ़ा जाए, क्योंकि उनको भी पढ़ने का तरीका है, उनकी जो रूपरेखा बनावट है वो दोस्तों समाप्त सी हो जाती है, ठीक है ना। हाँ, यद्यपि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सकते, प्रकाशित किए गए, उनके अनुवाद किए गए हैं। इनके अतिरिक्त अनेक अभिलेख रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे हैं, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या है, यह जरूरी नहीं है कि हम जिससे हम आज राजनीति और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में भी अंकित किया गया हो। उदाहरण के तौर पर खेती की दैनिक प्रक्रियाएं और रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता है, क्योंकि अभिलेख में तो मान लो जो मेन बातें हैं, जो बड़ी बातें हैं, जो उद्देश्य रहित बातें हैं, जो मुख्य बातें होती है वही लिखी जाती है। अब सारी रोजमर्रा सुबह से उठ करके शाम तक आप क्या करते हो, सारी बातें थोड़ी होती है। जैसे आप अभी फोन पर बात करते हो किसी से, तो ये थोड़ी था कि मैंने सुबह उठ के ये किया वो किया, सारी बातें, उसका जो मेन मुद्दा जिस बात का होता है ना उसी पे करते हो बात, तो वो होता है अभिलेखों में मेन बातों पर ध्यान दिया जाता था, मुख्य बातें लिखी हुई होती थी, ठीक है ना। अर्थात राजनीति और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से नहीं मिलता, पूरे इतिहास और आर्थिक जानकारी दोस्तों अभिलेख से नहीं मिल सकता, क्योंकि अभिलेखों में कुछ चुनिंदा बातें लिखी जाती है। साथ ही इतिहासकार प्राय प्राचीन और अप्राचीन दोनों प्रकार के प्रमाणों पर आशंका व्यक्त करते हैं। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में और 20वीं सदी के प्रारंभ में इतिहासकार प्रमुख रूप से राजाओं के इतिहास में रुचि रखते थे। 20वीं सदी के मध्य से आर्थिक परिवर्तन विभिन्न सामाजिक समुदाय के उदय के विषय में महत्वपूर्ण बन गए थे, क्योंकि पहले जो होते थे, जो अभिलेख लिखे जाते थे वो किससे ज्यादा लिखे, वो राजा के संबंध में ज्यादा लिखे जाते थे, राजा के संबंध में लिखते थे भी, राजा का कैसा व्यापार रहा है, कहाँ इसने युद्ध किया है, किस राज्य को जीता है, तो वो ये राजा से संबंध अभिलेख ज्यादा मिलते थे। आम नागरिक और जीवन और उसके प्रजा है उसके स्वभाव में कम मिलते हैं अभिलेख, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, तो इसे पूर्णतः राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का पता नहीं चलता है। ये एक ताम्र पत्र है, कर्नाटक से प्राप्त एक ताम्र पत्र लेखन है, ये तांबे का एक पात्र है, उसके ऊपर लेखन किया गया है। ये 6वीं शताब्दी का है और कहाँ मिला है, कर्नाटक में मिला है दोस्तों। ये भी एक अभिलेख बोल सकते हो आप इसको, देखो पढ़ सकते हो क्या आप, ये कौन सी लिपि है, ये हम नहीं पढ़ सकते इसको, है ना। हाँ,
काल रेखा, प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक विकास, यहां से छोटे प्रश्न संभावित होते हैं। लगभग 600 से 500 ईसा पूर्व धान की रुपाई होती थी। वो कहा, गंगा घाटी में नगरीकरण, महाजनपद, इसमें आहत सिक्के भी चले थे। पाठ अब समाप्त होने वाला है आपका। लगभग 500-400 ईस्वी तक मगध के शासकों की सत्ता में पकड़ हुई थी। सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? 327 से 325 ईसा पूर्व, याद रखना। अब चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण कब हुआ? गद्दी पर कब बैठा? 321 ईस्वी में। अशोक का शासन 272 से या 268 ईसा पूर्व से 231 तक यहां उनका शासन रहा है। ये 268 और 272 का मतलब क्या है? देखो, 272 में उनका क्या हुआ? गद्दी पर बैठे, भाइयों की लड़ाई होती रही। कहते हैं कि अशोक है ना, 99 भाइयों का वध किया। अशोक के 99 भाई थे, उन 99 भाइयों का वध किया, ठीक है ना। गद्दी पर तो 72 में बैठ गए, लेकिन उसका राज तिलक कब हुआ? 268 ईसा पूर्व में। अब आप गुरु जी 72 से पीछे कैसे चलोगे? क्योंकि यहाँ ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व है ना, तो बाद में ही आएगा। क्या है? ईसा पूर्व है। तो 4 साल उन्होंने अपने भाइयों से क्या किया था? संघर्ष किया था। और जब भाइयों को वध कर दिया, आराम से ऐस जिंदगी जीने लगा, 268 में फिर वो राज तिलक हो गया, गद्दी पर बैठ गया है। तो इसलिए इसकी 2 डेट मिलती है, ध्यान रखना। और 231 ईस्वी तक उसने शासन किया, ईसा पूर्व है, ध्यान रखना। मौर्य साम्राज्य का अंत कब हुआ? 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का दोस्तों अंत हो चुका था। ठीक है जी, आगे देखो। दो 200 से 100 ईसा पूर्व पश्चिमोत्तर में शक शासन, दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य, दक्कन में सातवाहन, ध्यान रखना। पश्चिमोत्तर में दक्षिण भारत में चोल, चेर व पांड्य, चोल, चेर, पांड्य बोल सकते हो आप। महाराष्ट्र, तमिलनाडु वाला जो एरिया आता है वहां लगभग 1000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा तक पश्चिमोत्तर के शक, मध्य एशिया के लोग, शासक, रोमन, व्यापार, सोने के सिक्के थे। लगभग 78 ईस्वी में कनिष्क का क्या हो गया था? राज्यारोहण हो गया था। 100 से 200 ईस्वी तक सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमिदान के अभिलेखीय प्रमाण मिलते हैं, ठीक है ना। और 320 ईस्वी में गुप्त शासन प्रारंभ होता है और 335 से 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त की का विवरण मिलता है। लगभग 375 से 415 में चंद्रगुप्त द्वितीय और दक्कन में बागटक राजाओं का संदेश मिलता है, या उनकी जीवन यात्रा का या उनके राज्यों का विस्तार मिलता है। लगभग 500 से 600 ईस्वी तक कर्नाटक में चालुक्यों का उदय हुआ। तमिलनाडु में पल्लवों का उदय हुआ। लगभग 606 से 47 ईस्वी तक कन्नौज के राजा हर्षवर्धन चीनी यात्री स्वेन सांग की यात्रा हुई थी और लगभग 712 ईस्वी में अरबों की सिंध पर विजय हुई थी, ठीक है ना। ये आंकड़े आपको याद रखना। जब भी कोई भी प्रश्न बड़ा हो और छोटा हो, यदि बड़ा प्रश्न पूछेगा सातवाहन से समझ आए तो ये इनके डेट जो होती है, यदि इसका प्रयोग करके आप लिखते हो तो एग्जामिनर भी प्रभावित होता है कि बच्चों ने अच्छी बातें लिखी है। तो कहने का मतलब है ये सारणी है ना, ये कंप्लीट याद होनी चाहिए आपके, ठीक है। अब अभिलेख शास्त्रों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति। 18वीं शताब्दी में 1784 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब हुआ? 1784 में हुआ, या आप कह सकते हो 18वीं शताब्दी में। अब बातें हैं 19वीं शताब्दी तक। 1810 ईस्वी का जो दशक था, कॉलिन मैकेंजी ने संस्कृत और तमिल भाषा के 8000 अभिलेख एकत्र किए। कितने अभिलेख किए? 8000। किसने किए थे? कॉलिन मैकेंजी ने। और वो किस भाषा के थे? संस्कृत और तमिल भाषा के थे, ध्यान रख लेना। 1838 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का अर्थ लगाया। अब यानी ब्राह्मी अभिलेखों को पढ़ा गया, किसमें क्या लिखा गया है, ठीक है। 1877 ईस्वी में 1877 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंगम ने अशोक के अभिलेखों का एक अंश को प्रकाशित किया था, जो हमने पहले पढ़ के आए थे। 1886 में दक्षिण भारत के अभिलेखों के शोध पत्र में एपिग्राफिया कर्नाटिका का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ। 1888 में एपिग्राफिया इंडिका का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ। अब 20वीं शताब्दी में 1965-66 में डीसी सरकार ने इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी प्रकाशित की है। दोस्तों इनको भी आप थोड़ा थोड़ा याद रख सकते हो।
ठीक है ना। ओके, अब चैप्टर समाप्त हो जाता है आपका। आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में शिल्प कला के उत्पादन में प्रमाणों की चर्चा कीजिए और हड़प्पा नगरों के प्रमाण से ये प्रमाण कितने भिन्न हैं, दोनों की तुलना करनी है। महाजनपद के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन करना है। ये बड़े 100 से 150 शब्दों में प्रश्न आ गया है। सामान्य लोगों का जीवन पुनर्निर्माण इतिहासकार कैसे करते हैं। पांडे सरदार को दी जाने वाली वस्तुओं की तुलना दंगुन गांव से, ये भी प्रश्न बीच में आया है। अभिलेख शास्त्र में कुछ समस्याओं पर सूची बनाइएगा। और ये हमारे बड़े प्रश्न हैं, मौर्य प्रशासन के बारे में है, 20वीं शताब्दी की जो बातें हुई है, उत्तर मौर्य काल है। अब मैं आपको बताता हूं, ये आपका चैप्टर पूरा हो जाता है। अब जो मौर्य कालीन थी ना, अब वो जो महाजनपद है ना, 16 महाजनपद, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। और महाजनपद ये आपको याद रखना है, यहां से बड़ा प्रश्न पुटअप हो सकता है दोस्तों, तो ठीक है ना। यस, तो देखो महाजनपद, ये देखो अंग, जो महाजनपद है ना, अंग, ये महाजनपद है। अंग की राजधानी कौन सी थी दोस्तों, चंपा थी। अंग की राजधानी कौन सी है दोस्तों, चंपा है। फिर 2 नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे आता है मगध। मगध इंपोर्टेंट है। ये इसकी राजधानी कौन सी थी, गिरिव्रज थी। ठीक है ना, इसको राजगृह भी कहते हैं, गिरिव्रज भी कहते हैं, लेकिन बाद में दोस्तों इसको पाटलिपुत्र बनाया गया था। मगध की राजधानी किसको बनाया गया था, पाटलिपुत्र को। ठीक है, 3 नंबर पे आता है काशी। काशी की राजधानी दोस्तों वाराणसी थी। कौन सी थी, वाराणसी थी। उसके बाद आता है वत्स, और वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। क्या थी, कौशाम्बी थी। और दोस्तों 5 नंबर पे आता है चेदी, और चेदी की राजधानी थी दोस्तों सुक्तिमती। क्या थी, सुक्तिमती। और 6 नंबर पे आता है दोस्तों अवंती, और अवंती की राजधानी थी दोस्तों उज्जैनी। अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैनी थी दोस्तों, उज्जैनी, ये अवंती की राजधानी थी। फिर आता है मल कुशीनगर, कुशीनगर इसकी राजधानी थी। फिर आता है आपका 8 नंबर पे आता दोस्तों बज्जी, और बज्जी की राजधानी कौन सी है, वैशाली है। बज्जी की राजधानी कौन सी है, वैशाली है, इसको याद रखना। अंग का क्या हो गया, चंपा। अंग में चंपा, चंपा का अंग, ऐसे याद रखो। ठीक है ना। मगध, मगध में गिरिब्रिज और पाटलिपुत्र, ध्यान रखना। काशी, काशी वाराणसी, और वत्स कौशाम्बी, चेदी सुक्तिमती, ध्यान रखना। अवंती उज्जैनी, मल कुशीनगर, और बज्जी वैशाली। एक बार इसको रीडिंग मारो। इनको 16 है, इनमें 8 है, 8 और लिखाऊंगा, एक बार इनको आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना, इसको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये। बज्जी के बाद में दोस्तों अस्मक आता है। ठीक है ना। हाँ, 9 नंबर पे यदि हम पढ़ें तो अस्मक, और अस्मक की राजधानी क्या है, पोटन। क्या राजधानी है, अस्मक की राजधानी क्या है दोस्तों, पोटन राजधानी है। कौन सी राजधानी है, पोटन बोल सकते हो इसको, या इसका एक नाम है पोटिल भी बोलते हैं इसको, पोटेन भी बोलते हैं या पोटिल भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये याद रख लेना। अस्मक ये राजधानी थी इसकी। ठीक है ना। अब यदि हम 10 नंबर पर बात करें तो मत्स्य थी दोस्तों। कौन सी थी, मत्स्य, ये 10 नंबर पर मत्स्य। इस मत्स्य की राजधानी दोस्तों विराट नगर थी। कौन सी थी, विराट नगर, याद रखना इसको, विराट नगर। मत्स्य की राजधानी कौन सी थी, विराट नगर थी दोस्तों। उसके बाद सूरसेन, सूरसेन यदि हम पढ़े तो उसकी है मथुरा। सूरसेन ये महाजनपद है, और ये इधर इसकी राजधानी। सूरसेन की क्या थी दोस्तों, हाँ, मत्स्य की क्या होगी, विराटनगर होगी, और सूरसेन की क्या हो जाएगी, मथुरा हो जाती है दोस्तों। क्या है, मथुरा, याद रखना। ठीक है, बिल्कुल। मत्स्य विराटनगर है, सूरसेन मथुरा है, और दोस्तों कुरु, कुरु आ जाएगा इसके बाद। कुरु का है इंद्रप्रस्थ, कुरु का क्या हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ। कुरु, कुरु का है इंद्रप्रस्थ। ठीक है ना, हाँ, इंद्रप्रस्थ।
ये रह है, पुरु का क्या हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, यदि हम 13 नंबर की बात करें तो पांचाल हो जाएगा, पांचाल का हो जाएगा ऐछनपुर, पांचाल, पांचाल, अही छतर, छतरपुर, या इसको कांपल्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक और नाम है कांपिल्य नाम भी है। छतरपुर हो गया, एक कांपिल्य नाम भी इसको बोला जाता है, कांपिल्य। ये पांचाल, छतरपुर या कांपिल्य, ठीक है ना। अब 13 हो गई है, 14, 15 और 16, 3 नाम रहे हैं इसमें। अब कौशल, कंबोज, गांधार। कौशल, एक तो कौशल बच गया है, कंबोज बच गया है, और एक गांधार बच गया है दोस्तों। ये 3 महाजन पद और बच गए, कौशल, कंबोज और गांधार बच गया है। कौशल की है सांकेत कह सकते हो या श्रावस्ती कह सकते हो। सांकेत भी इसी में आता है या श्रावस्ती, एक ही बात है दोनों, सांकेत, सांकेत या श्रावस्ती, श्रावस्ती दोनों एक ही नाम है, सांकेत या श्रावस्ती। यदि हम बात करें कंबोज की, कंबोज की है राजपुर, क्या है, राजपुर, ठीक है, राजपुर। अब एक रहा है आपका गांधार, और गांधार की क्या है दोस्तों, तक्षशिला है, क्या है, तक्षशिला, तक्षशिला। ये 16 महाजनपद है, इसकी राजधानी है, इनको आप याद रखना। जब तक ये याद नहीं होंगे ना तो फिर यहां से प्रश्न पुटअप हो सकता है, बड़ा प्रश्न भी आ सकता है। गांधार, तक्षशिला, कंबोज राजपुर है, और कौशल सांकेत है, या इसको आप श्रावस्ती के नाम से भी जान सकते हो। अस्मक पोटन है या पोटिल कह सकते हो, मत्स्य का विराटनगर है, सूरसेन को मथुरा है, कुरु इंद्रप्रस्थ है, और पांचाल ऐछत्रपुर है या कांपिल्य है। ये महाजन पद है और इसकी दोस्तों राजधानी है। तो इन 16 को याद रखना है, स्टार्टिंग के चैप्टर में यही बातें आई थी, ध्यान रखना। ओके, तो आपका सेकंड चैप्टर अब पूरा हो सकता है, हो गया है, यानी सेकंड चैप्टर के दोस्तों कुल 3 पार्ट बन गए हैं। अब हम नए टॉपिक के साथ यानी तीसरा चैप्टर लेकर के फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब आप इनको एक बार रीडिंग मारो, अच्छे से याद करो, और इनकी कंप्लीट 16 महाजन पदों को याद रखना है, ठीक है ना। कई जनपद मिलकर के क्या बनते थे, महाजन पद बनते थे, और महाजन पदों में एक राजाओं का एक विशिष्ट समूह होता था। ओके, तो फिलहाल आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू, खुश रहो, बाय बाय।